देखिए सिर्फ आरजे रमझाझर पर। सवाल सत्ता के, सिर्फ घोषणाएं नहीं, चाहिए विकास का ठोस परिणाम। नमस्कार, मैं पुखराज सिंह आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं आरजे रमझाझर के स्पेशल कार्यक्रम में जिसका नाम है सवाल सत्ता के। और इस बार जनता के सवालों का जवाब देने के लिए उपस्थित हैं हमारे साथ जसबीर सिंह जी। आम आदमी पार्टी से अभी वो विधानसभा प्रत्याशी हैं, बिल्हा विधानसभा से वो आप पार्टी से लड़ने वाले हैं। तो आइए आज हम उनसे मुखातिब होते हैं और उनसे जानते हैं आपके सवाल। जसबीर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। तो सर, सवालों के सिलसिले को शुरू करने से पहले मैं आपसे आपके व्यक्तित्व के बारे में जानना चाहूँगा कि आप इस पार्टी से जुड़ने से पहले आपने क्या कुछ किया, आपने शिक्षा दीक्षा कहाँ से अर्जित की, बेसिकली आपका जो रहवास हुआ वो कहाँ पे है, गांव है, घर है, वो कहाँ पे है, इनके बारे में थोड़ा सा बताएं। मैं पैदा तो बिलासपुर में ही हुआ हूँ और मेरी प्रारंभिक शिक्षा जो है वो राजकुमार कॉलेज रायपुर में हुई और उसके बाद भारत माता स्कूल बिलासपुर में। और पहले मैं कंप्यूटर का व्यवसाय करता था। इंजीनियरिंग करने के बाद इंजीनियरिंग मैंने नागपुर में की और कंप्यूटर का व्यवसाय के बाद जो मेरा पारिवारिक बिजनेस है माइनिंग का, 2005 से मैं माइनिंग व्यवसाय में हूँ। और 2011 में अन्ना जी के आंदोलन से प्रभावित होकर उनका साथ दिया, अनशन किया और जब आम आदमी पार्टी का गठन हुआ 2012 में तो उसका संस्थापक मैं सदस्य था और अभी तक आम आदमी पार्टी में हूँ। वर्तमान में लोकसभा अध्यक्ष हूँ बिलासपुर लोकसभा का। तो सर, जैसा कि आपने कहा कि आपने राजकुमार कॉलेज से आपने शिक्षा दीक्षा अर्जित किया और आप मैथ्स फील्ड से थे और आपने इंजीनियरिंग भी किया, तो इतना उच्चस्थ क्वालिफिकेशन अर्जित करने के बाद भी आपने व्यवसाय को चुना, आपने राजनीति को चुना, आप प्रशासनिक बीट की तरफ क्यों नहीं गए, इसके बारे में थोड़ा सा बताएं। इंटरेस्ट तो था लेकिन इंजीनियरिंग मैंने पार्ट टाइम की। मेरे को शौक़ था कि मैं अर्न करके ही अपनी पढ़ाई करूं, तो मैंने पार्ट टाइम जब इंजीनियरिंग की तब तक कंप्यूटर में ही मैं मार्केटिंग करना शुरू कर दिया था। तो लगा अब अपना ही बिजनेस करना चाहिए। नौकरी का इंटरेक्शन मतलब बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं था। नहीं, कहीं ना कहीं आपको ऐसा तो नहीं लगता है कि उस समय जो अभी सरकार थी, उस सरकार के द्वारा जो आपके लोगों के लिए जो योजनाएं संचालित की जा रही है, वो योजना के अंतर्गत आप को वो रोजगार उपलब्ध नहीं करा पाने में या करा पाने में अक्षम थे, यही वजह है कि आपने स्वरोजगार शुरू किया। क्या लगता है आपको? अभी आप राजनीति में हैं इसलिए इसकी बात मैं पूछ रहा हूँ, जी बताएं। कुछ हद तक ये कारण था। मैंने इंजीनियरिंग करने से पहले डिप्लोमा किया इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में। डिप्लोमा करने के बाद फिर इंजीनियरिंग की, तो मेरे साथ के जितने डिप्लोमा करने वाले लोग थे, बहुत मारा मारी थी जॉब की। दुर्ग पॉलिटेक्निक से मैंने डिप्लोमा किया, तो ये तो पता था कि जॉब बहुत रिस्पेक्टेबल नहीं मिलेगी, एक डिप्लोमा करके बस घर चलाने लायक हो जाएगा। मेरा फैमिली बैकग्राउंड भी बिजनेस का ही था, तो इसलिए मैंने बिजनेस ही चुना। तो मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगा सर, क्योंकि आप जैसे और बहुत सारे युवा हैं जो अभी इंजीनियरिंग कर रहे हैं, डॉक्टरी की उपाधि लेके बैठे हुए हैं और उनको अभी वो सही प्लेटफॉर्म नहीं मिल पा रहा है, तो आपको क्या लगता है कि उनको प्रशासनिक बीट की तरफ ध्यान देना चाहिए, पीएससी में, यूपीएससी में उनको करियर बनाना चाहिए, या फिर उनको राजनीति बेटर ऑप्शन है? क्योंकि अभी हालिया में हमने देखा ओपी चौधरी सर जो आईएएस अधिकारी थे, उन्होंने उसको छोड़ के अभी राजनीति की तरफ रुख किया है। आपको क्या लगता है कि आज की युवा को बेटर एंड बेस्ट ऑप्शन क्या है? देखिए, सबका अपना अपना इंटरेस्ट होता है, दोनों ही तरीके से देश सेवा हो सकती है। चौधरी जी बाय चॉइस आए हैं राजनीति में या बाय सम अननोन रीजंस आए हैं, वो बेहतर जानते हैं। तो प्रशासनिक सेवा चुन के भी जनता सेवा हो सकती है, लेकिन उसमें बहुत सारी सीमाएं होती हैं। राजनीति में भी वैसी सीमाएं होती हैं, पर लोगों को दोनों चीज़ों में कदम रखना चाहिए। तो सर, जैसे कि आपने बताया कि आपका क्षेत्र बिलासपुर ही रहा है, आपका गाँव घराना जो रहना ज़्यादातर हुआ है वो बिलासपुर में ही हुआ है, तो बिलासपुर में आप विधानसभा चुनाव लड़ने का ये रणनीति आप कैसे बनाए? कब लगा आपको कि राजनीति में आना चाहिए? अन्ना आंदोलन के बाद ही आपने जैसा बताया कि उसके बाद ही आपके मन में आया, लेकिन आप पार्टी की तरफ रुख आपने क्यों किया? क्योंकि अन्ना हजारे और आप पार्टी दो अलग अलग चीज़ें हैं। केजरीवाल जी ने आप पार्टी की स्थापना की और अन्ना हजारे उनका आंदोलन अलग ही था। तो आप अन्ना जी से प्रभावित हुए लेकिन आप केजरीवाल जी की तरफ कैसे रुख किए, इसके बारे में थोड़ा सा बताएं। मेरे लिए अन्ना जी और अरविंद जी एक ही हैं। जब 2011 में आंदोलन हो रहा था तो वो दोनों अलग नहीं थे। बाद में मुझे वो दिन याद है जब उन्होंने कॉल बैक किया था अपना अनशन कि अब हम राजनीति में कदम रखेंगे। उस समय अन्ना जी ने ही अनाउंसमेंट किया था, जहाँ तक मुझे याद है, वो रिकॉर्डिंग निकालनी होगी, कि अब हम एक पार्टी का गठन करेंगे और हम लड़ेंगे और उस वाली फील्ड में लड़के इनको बताएंगे कि स्वच्छ राजनीति क्या होती है। अभी भी हमारे को बहुत लोग बोलते हैं तुम किस शुचिता की बात कर रहे हो, भारत में राजनीति में शुचिता नॉट पॉसिबल, बट ठीक है, संघर्ष कर रहे हैं। हमारे लिए दूसरी आज़ादी की लड़ाई है,
उतना ज़्यादा जज्बा है देश सेवा करने के लिए, इसलिए राजनीति में कदम रखें। सिर्फ सत्ता परिवर्तन के लिए नहीं, व्यवस्था परिवर्तन के लिए। मेरा विधायक बनना मंजिल नहीं है, वो एक सीढ़ी का और एक कदम है। चलो आप जी बन गए, अब आप क्या परफॉर्म करने वाले हो 5 साल में, वो मंजिल होगी कि बिल्हा को कहाँ ले जाए 5 साल में। तो बिल्हा विधानसभा ये आपने क्यों चुना, और अगर आपने चुन लिया है तो बिल्हा विधानसभा की आपको जो मूलभूत समस्या जो आपको लगती है, क्योंकि आप बहुत लंबे अरसे से इस क्षेत्र में समस्याओं का जायजा ले रहे हैं, लोगों तक आप पहुंच रहे हैं, उनकी समस्या से अवगत हो रहे हैं, तो आपको क्या लगता है कि इस वक्त वर्तमान हालातों को देखते हुए कौन सी समस्या है जो सबसे भयावह है, जिसको दूर करने की आवश्यकता अभी त्वरित है? जी। बिल्हा से मेरा जुड़ाव इसलिए क्योंकि 2005 से मैं बिल्हा में बिजनेस कर रहा हूँ, और मेरे जो फैमिली है, मतलब मेरा ससुराल जो है, उनका ये माइनिंग का जो बिज़नेस है ये 1983 से है। तो 1983 से मेरे परिवार को बिल्हा वाले सब जानते हैं। तो बाय चॉइस मैंने बिलासपुर छोड़ के बिल्हा किया। और एक बार मैं ये बोलना चाहता हूँ, फिर एक बार चॉइस था कि आप बिलासपुर लड़िए या बिल्हा लड़िए। मैं बिल्हा वालों को इसलिए ज़्यादा प्यार और यहाँ लड़ना चाहता हूँ कि कम से कम इन्होंने ये तो किया कि एक बार सियाराम जी, एक बार धर्म जी। बिलासपुर में जो एलीट लोग हैं, जो एजुकेटेड लोग हैं, वो बोलते बहुत है, लेकिन कई लोग वोट करने भी नहीं पहुँचते कई बार, तभी तो अमर जी को चेंज नहीं कर पाए। और जो आप बोल रहे हैं सबसे बड़ी प्रॉब्लम, तो युवाओं के लिए बेरोजगारी है सबसे बड़ी प्रॉब्लम। बिल्हा में 3 इंडस्ट्रियल एरिया है, सिरगिट्टी है, तिफरा है, सिलपहरी है, पर वहाँ की जो इंडस्ट्रीज़ हैं उनके मशीन चलाने के लिए कोई ट्रेनिंग स्कूल नहीं हमारे बच्चों के पास, हमारे युवाओं के पास। सब तरीके की जॉब्स हैं हर इंडस्ट्री में, पर उसका कोई ट्रेनिंग स्कूल होगा तब तो। वो BA करते हैं, BCom करते हैं, BSc करते हैं, पर वो उस फैक्ट्री में काम करने लायक नहीं बनते। वो एक प्रॉब्लम है। पानी की समस्या बहुत बड़ी है, ड्रिंकिंग वाटर से लेकर इरिगेशन का प्रॉब्लम। किसान बहुत पीड़ित हैं, महिलाओं की सुरक्षा का कोई बात ही नहीं कर सकते यहाँ। किसानों को सही समर्थन मूल्य भी नहीं मिल रहा। जब बैंक में जाते हैं तो लाइन लगाते हैं किसान, खाद लेने जाते हैं तो लाइन लगाते हैं, धान बेचने जाते हैं तो लाइन लगाते हैं। और जो मूल सरकारी योजनाएं हैं, जैसे कि पेंशन रिस्पेक्टफुली मिलना चाहिए, तो हमारे बुजुर्ग जाके लाइन लगा रहे हैं सिर्फ 350 के लिए। जैसे हमारी दिल्ली की सरकार 2500 दे रही है, तो कोई केजरीवाल जी अपने घर से नहीं दे रहे, ना रमन सिंह जी 350 अपने घर से दे रहे। गवर्नमेंट के पास इतना पैसा है। हमने भी अब राजनीति में 3 साल 4 साल से जब पढ़ रहे हैं क्या क्या योजना आ रही है, कितने करोड़ों की योजना आ रही है, तो अभी 20,000 करोड़ वापस भेजे रमन सरकार ने, यूज़ नहीं कर पाए। वही अगर अच्छे से यूज़ करते तो पेंशन मिलता। राशन के लिए लोग लाइन लगा रहे हैं, उनको एजुकेट नहीं कर रहे हैं। ये सरकार उनको निकम्मा बना रही है कि 7 किलो चावल सिर्फ दे रही है एक आदमी को। मतलब अगर 20 रुपये किलो का चावल है तो 140 रुपये की चीज़ दे रही है, उसके लिए लोग लंबी लंबी लाइन लगा के रखें। इंस्टेड हमारी ये सोचे उनको 200 रुपये पर डे का रोजगार दीजिए। खुशी खुशी 25 दिन वो काम करेगा, 6 दिन छुट्टी मनाएगा, पत्नी भी काम करेगी, 10,000 रुपये महीना आएगा। क्यों फिर उसको चाहिए होगा? लेकिन उनको मानसिक गरीब बना दिए। गुटखा वो 300 रुपये का खा जाता है महीने का, लेकिन 140 रुपये के राशन के लिए लाइन में खड़ा किया हुआ है। तो उसको मानसिक एजुकेट करना है, उसका स्वाभिमान जगाना है। हम छत्तीसगढ़िया लोग बैला जैसा काम कर सकते हैं। हमको काम तो दीजिए, 8 घंटे की जगह 10 घंटे काम करेंगे, 700 रुपये रोजी भी कमा लेंगे। काम तो बताइए। यूपी कश्मीर में जाके कमा रहे हैं ना, पुणे में जाके कमा रहे हैं ना 500-700 रुपये रोजी। वो यहाँ क्यों नहीं क्रिएट करते? आम आदमी पार्टी वो क्रिएट करके देगी। सर, जो पीजी करके बैठा हुआ है, इतना मेहनत करके वहाँ तक गया है, इतना खर्चा करके वहाँ तक गया है, जिसमें उन्हीं किसानों की भूमिका रही उनको इतना एजुकेट करने में, और आप अब उनको क्या है बेरोजगारी भत्ता 2,000 रुपये दे रहे हैं, और उसके पिताजी को जो किसानी कर रहे हैं उनको आप 26 रुपये समर्थन मूल्य देने की बात कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आपको ये लगता है क्या कि आदमी पीजी ना करके, पढ़ाई लिखाई ना करके वो किसान ही रहे और धान ही उगाए? जी, इसके बारे में क्या राय है आपकी? नहीं, ये दोनों का कनेक्शन नहीं है। पीजी करना एक चीज़ है और समर्थन मूल्य 2600 रुपये प्रति क्विंटल मिलना अलग चीज़ है। नहीं, मैं इसलिए पूछा क्योंकि पीजी करने के बाद भी वो बेरोजगार बैठा हुआ है, ये तो मानते हैं ना आप? बेरोजगारी भत्ता कोई सोल्यूशन नहीं है, ये सिर्फ लोक लुभावना वादा है। हमारा नारा जो है 2600 में धान लेबो, हर लइका ला काम देबो। तो 2600 एक तरफ समर्थन मूल्य दे रहे हैं, इररिस्पेक्टिव की सेंट्रल क्या देगा, हम तो 2600 देंगे छत्तीसगढ़ में, और हर लइका ला काम भी देबो। धान से ही संबंधित बहुत सारी राइस मिलें जो बड़े बड़े लोगों की है, खदानें सिर्फ बड़े बड़े लोगों की है, नगर पंचायत के ठेके, गाँव के ठेके सिर्फ बड़े बड़े लोगों के हैं, जो राजनीतिक पार्टियां, उन सबको चेंज करके EMD जो अमाउंट होता है, अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट, या जो डॉक्यूमेंट लेना पड़ता है टेंडर का, उसको सस्ता करके, इतना रोजगार है, इतना काम पड़ा हुआ है छत्तीसगढ़ में कि अस्त व्यस्त सब कुछ है। तो बहुत रोजगार सृजन करेंगे और हर लइका ला काम देवो। तो यही बात तो कांग्रेस भी कर रही है सर, यही बात कांग्रेस भी कर रही है, क्योंकि बोल रही है 60-70 साल से क्या करी बताइए। अब उनके आराम करने का समय, वो आराम करें और नए ऊर्जा से
हम लोगों को चांस दें। हम लोग भी बहुत जोश से काम करेंगे अगर जनता हमारे को चुन के भेजेगी कि भाई इन्होंने बहुत विश्वास किया, अगेंस्ट जातिवाद, अगेंस्ट झर्राशाही, जैसे कोई कहता है हम तो अटल कांग्रेसी हैं, हम तो अटल भाजपाई हैं, वो अटल वटल सब छोड़ के अगर झाड़ू छाप में इस बार लोग बटन दबाते हैं, हमको चांस देते हैं, विश्वास देते हैं, हमारे कंधे भारी होंगे उस जिम्मेदारी से और परफॉर्म करके दिखाएंगे जैसे दिल्ली में कर रहे हैं। दिल्ली में परफॉर्म किए ना, अभी 2020 में हमारी सरकार रिपीट होगी ना, तो छत्तीसगढ़ में भी वैसी करेंगे। सिंपल, वेरी सिंपल। जैसे कि सरकार ने भी स्किल डेवलपमेंट योजनाएं बहुत सारी बना के रखी हुई हैं, जो युवाओं को, जो शिक्षित युवा हैं और बेरोजगार हैं, उनको वो काम देने के लिए आपके लाइवलीहुड कॉलेज की स्थापना उन्होंने किया, जिसमें आपके मशीन वो सिखा रहे हैं, जो जिस व्यक्ति में जो क्वालिटी है उस क्वालिटी को निकालने की वो कोशिश कर रहे हैं। उसके बाद भी आप कह रहे हैं कि युवाओं के पास रोजगार या उनको सिखाने के लिए कोई नया चीज़ नहीं है, तो आपको क्या लगता है कि लाइवलीहुड कॉलेज क्या कारगर नहीं है, या इसके अलावा भी कोई बेटर एंड बेस्ट ऑप्शन हो सकता है? जी देखिए, आपने बहुत अच्छी बात छेड़ी। यही लाइवलीहुड कॉलेज जो निपनिया में है, मैंने वहाँ पर सूचना के अधिकार में कुछ जानकारी मांगी थी, न्यूज़पेपर में छपा था कि भ्रष्टाचार हुआ मशीनों की खरीदी में। मैं कहता हूँ ट्रांसपेरेंसी या पारदर्शिता बोलते हैं, बोर्ड लगा दो। 2015-16 या एकेडमिक ईयर जुलाई से शुरू होता है, तो 1 जुलाई 2016 से लेकर 30 जून 2017 तक कितने लोगों का एनरोलमेंट हुआ, किस ट्रेड में कितना हुआ, कौन कौन प्लेस्ड है। सूचना का अधिकार का मतलब मूल ये है कि रिकॉर्ड आपके पास रेडी रहना चाहिए। वो इंटरनेट पे आप अपलोड कर दो तो कोई सूचना का अधिकार लगाएगा ही नहीं, वो सिर्फ एक आई वॉश है। इतनी सारी स्किल डेवलपमेंट सेंटर मोदी जी ने हर जगह खोल दिए, एम्प्लॉयमेंट कहाँ है? जैसे मेरा खुद का खदान का काम है, मान लीजिए लोडर चलाने के लिए कोई ट्रेनिंग स्कूल नहीं है, ब्लास्टर लोगों के लिए हमने ट्रेनिंग स्कूल डाले, माइनिंग मेट के लिए हमने ट्रेनिंग स्कूल डाले। तो जो एरिया है वहाँ का जो मेन बिजनेस है, जिस तरह के इंडस्ट्रियल एरिया है, वैसे कोर्सेज होने चाहिए। इन लोगों ने जो दिव्यांग लोगों के लिए भी जो स्वयं खोल के रखा हुआ है SCCL के एड से, उसमें भी भ्रष्टाचार है। हमने जहाँ भी सूचना का अधिकार लगाया, ये सरकार, भाजपा सरकार सूचना का अधिकार में सूचना ही नहीं देती। और अब जो राउत साहब को उन्होंने मुख्य सूचना आयुक्त बना दिया, उसके लिए भी PIL लगाना पड़ा कि भाई इनको कैसे मुख्य सूचना आयुक्त बना दिए, इनके ऊपर तो ऑलरेडी बहुत सारे आरोप हैं। मैं अब अगर कभी आपको चांस लगेगा तो फाइल दिखाऊंगा, अभी मेरे मोबाइल में भी 2015 से या 16 से जो मेरी पेशी चल रही है, उसकी अभी अगली डेट मेरे को 2019 की मिली हुई है। जो जानकारी 30 दिन में मिलनी चाहिए थी, नहीं मिली तो मैंने प्रथम अपील लगाई, प्रथम अपील में नहीं मिली तो द्वितीय अपील लगाई। द्वितीय अपील की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की जो पेशी मिलती है वो 6-6 महीने की दे रहे हैं। तो जो अगर जानकारी इन्होंने देनी होती तो दे देते। इतना सुंदर कंसेप्ट है लाइवलीहुड कॉलेज का, पर प्रैक्टिकल नहीं है वो। जैसे लाइवलीहुड कॉलेज है निपनिया में, निपनिया बिल्कुल सरगांव के पास पड़ता है। सरगांव के बच्चे वहाँ नहीं पढ़ सकते इसलिए कि भैया आप अपने मुंगेली लाइवलीहुड कॉलेज में जाओ। अब मुंगेली मुख्यालय कैसे जाएंगे? प्रैक्टिकली एक नदी ही बांटती है 2 अलग अलग से जिलों को और वो सब चीज़ों के लिए, लेकिन प्रैक्टिकली उनको समझना चाहिए कि हाँ ठीक है भाई, सरगांव का भी बंदा आना चाहता है, गवर्नमेंट का ही तो लाइवलीहुड कॉलेज है, सीट अगर खाली है तो दीजिए उनको जगह। तो ये सब उनका इंटेंशन नहीं है। वहाँ आप जाके देखिए प्रिंसिपल नहीं है, फुल टाइम कोई लीडर नहीं है लाइवलीहुड कॉलेज में, संविदा पे कम पढ़े लिखे लोग पूरा कॉलेज चला रहे हैं। तो ऐसे में कैसे स्किल डेवलपमेंट होगा, कैसे लोगों को रोजगार मिलेगा? मैं ये भी जानना चाह रहा था आपसे कि जैसे कि आपने अपने मैनिफेस्टो में इस बात को रखा, आपने शपथ पत्र में उस चीज़ को लिखा कि हम सड़कों का जाल बिछा देंगे। सड़क को लेके भी वर्तमान सरकार ने बहुत सारी योजनाएं संचालित कर रखी है, केंद्र सरकार अलग कर रही है, राज्य सरकार के द्वारा अलग चल रहा है, और वो लगातार हर क्षेत्र में वो सड़कों का जाल बिछाने की कोशिश कर रहे हैं और बहुत सारा कर भी लिए हैं उनके अनुसार। आपको क्या लगता है, बिला विधानसभा में सड़कों का जाल बिछा है, नहीं बिछा है, क्या कुछ कमी रह गई है? जी देखिए, सड़कों का जाल बिछा है, पर उनका इंटेंशन था कि हमको भ्रष्टाचार करना है, इसीलिए बड़ी बड़ी स्कीम लेकर आओ। गांव के अंदर की सड़कें बहुत ही पुअर स्टेट में, इसीलिए मैं कहता हूं कि विधायक को कम से कम 4 दौरे करने चाहिए 1 साल में। बारिश में अलग समस्याएं होती हैं गांव की, गर्मी में अलग होती हैं, ठंड के समय में अलग होती हैं। तो सड़कों की बहुत कमी है अंदर। ये नेशनल हाईवे इन्होंने बना दिया अभी जो दिल्ली बुल्डकॉन से बनवाया, इसमें तो 100 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से बड़ी बड़ी कारें ही दौड़ेंगी। ना इन्होंने कोई साइकिल वे रखा, ना कोई इन्होंने पर्याप्त अंडरब्रिज बनाए। 4-4 किलोमीटर दूर इन्होंने अंडरब्रिज ओवरब्रिज बनाए हैं। तो गाँव का गरीब जो इधर उसका धान उगा रहा है या अपने जानवरों को चराने लेके जाना चाहता है, वो कैसे करेगा? तो बड़ी बड़ी सड़कें बनी हैं सिर्फ हाईवे में और मेन जगह में, जहाँ इनके बिजनेसमैन दोस्त जो हैं अडानी अंबानी, उनकी ट्रकें चलनी है और इनकी लग्जरी कारें चलनी है। गांव के अंदर नहीं जाल बिछा। पब्लिक ट्रांसपोर्ट का भी हाल बहुत बुरा है।
एक हमेशा से आरोप लगता है आप पार्टी का जब से गठन हुआ है तब से, कि केजरीवाल जी क्या करते हैं, बस आरटीआई का एक लगा के वो लगातार आपके आंकड़े निकालते हैं और निकाल के वो सिर्फ क्या है पूरे देश में सनसनी फैलाने का बस काम करते हैं कि लगातार ये इसमें भ्रष्टाचार उसमें भ्रष्टाचार। आपके द्वारा जो इतनी जानकारियाँ निकाली गई और आपने जनता के सामने उसको रखा, उसका क्या परिणाम निकला? क्या कुछ उसमें पॉजिटिव था? जी, कई जगहों पर बहुत फ़र्क पड़ा। जैसे कि एक बीएमओ जो हैं बिल्हा के, उन्होंने किसी से पैसे मांगे थे, एक पेशेंट से 9,000 रुपये कैश ले लिया और उसके जो स्मार्ट कार्ड है उसमें से भी 11,000 निकाल लिया। तो हम लोगों ने उनको जाके वो पैसे वापस दिलवाए। उसके बाद आरटीआई लगाए कि ये पूरी जो हमने शिकायत की उसकी क्या जांच हुई और वी सी टू इट कि वो अंत तक पहुँचे। लेकिन ऑफ लेट पिछले 1-1.5 साल से जो भी मैंने आरटीआई जानकारी निकाली, इतनी ज़्यादा भूख लगी हुई है गरीब आदमियों को, और जो गांव के लोग हैं उनको सिर्फ रोटी की भूख समझ में आती है। वो भाजपा खिला दे, कांग्रेस खिला दे कि आप खिला दे। तो हमने बहुत ज़्यादा भ्रष्टाचार उजागर करके, उनको कोई मतलब ही नहीं है करोड़ों रुपए कौन क्या ले गया, पुल में ले गया, रोड में ले गया। उनको चाहिए उनका राशन टाइम से मिले, पेंशन टाइम से मिले, आवास जो अभी स्वीकृत है वो बिना घूस के मिल जाए, पटवारी घूस मत मांगे, सचिव टाइम से आए और उनका जाति प्रमाण पत्र फलाना ठिकाना जो पटवारी बनाता है वो सब बन जाए। उनको इससे मतलब नहीं है। तो हमारी वर्किंग, मेरी पर्सनली वर्किंग ये नहीं रही है कि भ्रष्टाचार उजागर करके सनसनी फैला दो। आम गरीब आम आदमी जो हमारे बिल्हा क्षेत्र का है उसको बड़े बड़े स्कैंडल से कुछ मतलब नहीं है। उसका शौचालय ठीक से बन जाए, उसकी ये मूलभूत चीज़ें हो जाए। तो हमारी वर्किंग स्टाइल यही रही है। और आरटीआई में हमको बहुत नॉन कोऑपरेशन मिला है। ये सरकार डरी हुई है और छुपाती है जानकारी, जबकि हमारा जब कभी होगा दिन, जब हमारी सरकारें होंगी या हम लोग विधायक होंगे, कोई भी अपकमिंग आदमी आएगा, हम लोग हर मंथ एक न्यूज़लेटर निकालेंगे कि पूरे महीने हमारा विधायक कहाँ कहाँ दौरे किया, 1,10,000 जो उसको तनख्वाह मिलती है उसने कहाँ खर्च किया, 1 करोड़ जो रुपए साल का मिलता है विकास का वो कहाँ खर्च करेगा, पूरी पारदर्शिता होगी। और मंथली न्यूज़लेटर देंगे पूरे महीने में क्या क्या किया। तो कोई भी नहीं बोल सकता। हमारे को कई बार गांव में कोई बोलता है 5 साल में एक बार नहीं आईस, हो सकता है वो गलत हो सकता हो, सियाराम जी गए हों, धर्म जी गए हों। अगर न्यूज़लेटर होगा तो इट विल बी ऑन द रिकॉर्ड ऑन वेबसाइट ऑल्सो, और न्यूज़लेटर भी बोल सकते हैं। हम तो अपने विरोधियों को भी सब न्यूज़लेटर पोस्ट करेंगे, देखो भाई हम क्या कर रहे हैं, कहीं गलती हो रही है तो बता दो हमको। जी, तो आपको क्या लगता है अगर आपकी सरकार आएगी तो क्या वो जो गांव जो 5 साल से आपने शकल नहीं दिखाया ये बोल रहे हैं, तो आप कब कब शकल दिखाने वाले हैं, कब कब जनता के बीच जाने वाले हैं? साल में मिनिमम 4 बार। हम अभी भी एक दिन में 5 गांव घूम रहे हैं, तो 50 दिन में 250 गांव घूम लेते हैं। 250 ही करीब गांव हैं बिल्हा क्षेत्र में। विधायक हो जाएंगे तो भाई 50 दिन नहीं 100 दिन, 100 दिन नहीं तो 20 दिन और एक्स्ट्रा कर ले, 4 महीना। 4 महीना में एक बार जरूर जाएंगे। रजिस्टर होगा, रजिस्टर में पूरी शिकायतें दर्ज होंगी, उसकी कॉपी कलेक्टर को, शिक्षा विभाग को, हर जगह जाएगा। वर्तमान में मेरे नाम का एक ऐप है सरदार जसबीर सिंह के नाम से, वो ऐप और ज़्यादा हम लोग उसको यूज़ करने लगेंगे। अपनी शिकायत आप गांव से ही बैठ के स्मार्टफोन के थ्रू फोटो खींच के बता सकते हैं, नाली हो, पानी हो, बिजली हो, फलाना हो, ठिकाना हो। तो थ्रू ऐप हम पूरा सॉल्व करेंगे। व्हाट्सएप पे, ईमेल पे पूरे कंप्यूटर लगाएंगे, 7-8 लोगों को एम्प्लॉयमेंट देंगे जब विधायक होंगे, तो सारे प्रॉब्लम फ़ोन पे ही बताइए, आपको कंप्लेन नंबर दिया जाएगा, आने की ज़रूरत नहीं है। आएंगे तो भी आपका स्वागत है। हर फरियादी जो आएगा उसको एक कंप्लेन नंबर दिया जाएगा और विद इन टाइम लिमिट उसकी उस कंप्लेन को सॉल्व किया जाएगा। पूरे दिन में जितनी कंप्लेंट्स आई शाम को उसको पोस्ट किया जाएगा कलेक्टर को, पुलिस विभाग को, बिजली विभाग को, शिक्षा विभाग को, स्वास्थ्य विभाग को। तो पूरा प्लान रेडी है। बस हमारे लिए तो वो एक सीढ़ी है, एक फरलॉन्ग बस वो है, सीढ़ी पे पहुंचे, हो गया भाई, अब फॉर्मेलिटी पूरी हो गई विधायक बनने की, अब चलो काम करो 5 साल। जैसे कि आप बोल रहे हैं कि हम लगातार 4 से 5 गांव आपका भ्रमण कर रहे हैं, घूम रहे हैं, तो जब गांव आप जाते हैं सर, तो वहाँ की सड़कें आपको क्या वहाँ तक पहुँचने देती हैं लोगों तक? क्योंकि अभी हमने कई गाँव का सर्वे किया और वहाँ पे जाके वहाँ के सरपंच सचिव से बातें की, वहाँ के लोगों से हमने बात किया, तो ये बातें समझ में आई कि वहाँ पे सड़कें बनी ही नहीं हैं। 5 साल हो गया इनका कार्यकाल, 4 साल अभी कंप्लीट हो चुका है, 5वां साल अभी इनका चल रहा है और अभी तक वहाँ पे कमर कमर तक गड्ढे हैं। क्या आपने इन चीज़ों को देखा और क्या इन चीज़ों को लेके लोग आपके तक पहुँच रहे हैं? क्या आपको इनकी जानकारी है? जैसे कि आपने बोला कि हम सड़कों का जाल बिछा देंगे, तो किन किन गाँवों में आपको लगता है कि वहाँ पर रियल में सड़क बनना चाहिए जो नहीं बना है अब तक? बहुत सारे गाँवों में देखा, मेरे पास पूरा डेटा है। हमने अभी पिछले महीने 22 जुलाई को विधायक जी जवाब दो, 5 साल का हिसाब दो, एक कार्यक्रम किया था। उसमें भी उनको पूरा दिया था, करीब 50 गांव का डिटेल दिया था, किस गांव में सड़क का प्रॉब्लम, किस में पानी का, किस में बिजली का। बहुत सारी ऐसे गांव हैं। दूसरी बात क्या है, कहीं कहीं जो सड़क बनी हुई है मेंटेनेंस नहीं हुई है। थोड़ा सा अगर शर्ट फट जाए तो एक टाँका लगा दो तो खर्चा कम बचेगा। वो उधरते जाती है, कोई मेंटेनेंस नहीं होता।
जैसे हम अपने शपथ पत्र में लिखे हैं कि सरपंच को 20,000 रुपये तनख्वाह, उप सरपंच को 10,000, पंच को 5,000। आज सरपंचों को जहाँ तक मेरा नॉलेज है 500 रुपये एक मीटिंग का मिलता है, मतलब मंथली मीटिंग का 500 रुपये। उस 500 रुपये में वो क्या आवाज़ उठाएगा, उसका पेट्रोल का भी खर्चा नहीं निकलता। तो आप तो उसको भ्रष्टाचार के लिए प्रेरित कर रहे हो। 20,000 तनख्वाह होगी तो वो साहब को तुरंत रिप्रेजेंट करेगा। ट्रेनिंग होनी चाहिए सरपंचों की कि ना हो जिंदगी में आप पहली बार सरपंच बने, आपको इस तरीके से काम करना है। आपके शिकायत पत्र का एक फॉर्मेट होना चाहिए। ये व्हाट्सएप नंबर है, हर 20 सरपंच 25 सरपंच का एक नोडल अधिकारी हो, उसको व्हाट्सएप में वो शिकायत डाल दे, गांव में बैठे बैठे उसका काम होना चाहिए। तो मेंटेनेंस भी नहीं हुई। और एक बात कि नालियाँ नहीं बनी हुई हैं रोडों के साथ। जहाँ सड़क बनती है साथ में नाली बननी चाहिए, नहीं तो पानी तो उस सड़क को खा जाएगा। पर कोई माई बाप ही नहीं है, धराशाही चल रही है। करेंगे, इसको भी बदलेंगे। तो क्या लोगों की समस्याओं को आप समझ लेते हैं? क्योंकि जैसे कि हम बात कर रहे हैं लोगों की, यहाँ के बिला विधानसभा के ज़्यादातर लोग, हम जब वोट मांगने जा रहे हैं तो हम क्या गाँव में जा रहे हैं, गाँव की तरफ रुख कर रहे हैं। गाँव की जो रहन सहन है, बोली भाषा है, वो छत्तीसगढ़िया है, एकदम शुद्ध ठेठ छत्तीसगढ़ी है वो लोग बोलते हैं। तो क्या आप उसको समझ लेते हैं? और समझने के बाद क्या आप उनको जवाब दे पाते हैं? आप जो ये मैनिफेस्टो आप बनाए हैं, शपथ पत्र जो बनाए हैं, इसमें आपने हिंदी में लिखा है। ज़्यादातर लोग आपके अशिक्षित हैं, अनपढ़ हैं, ज़्यादा वो नहीं पढ़ लेते हैं, वो सिर्फ सुनना पसंद करते हैं, और सुनना भी छत्तीसगढ़ी में ही समझ में आता है उनको। हिंदी अगर आप बोल दिए तो फिर ये बड़े लाड साहब बन के आए हैं। तो ये इसके बारे में आपकी क्या राय है? कैसे आप उनको समझा पाते हैं, उनकी समस्याओं को आप कैसे समझ पाते हैं? जी, जब मैं गाँव में जाता हूँ तो छत्तीसगढ़ी में बात करता हूँ। मैं अभी तक छत्तीसगढ़ी नहीं बोलत रहे हूँ, पर अब बोलना शुरू कर दे हूँ और सुन के तो समझ लेता हूँ और मन के प्रॉब्लम के सोल्यूशन वो मन ला सुझाता हूँ। फिर मैं तो प्रॉब्लम ला कैसे बोला तो छत्तीसगढ़ी में सर, ये बताओ। अब इंग्लिश मीडियम की ये कमी है कि हर लाइन में 2-4 ठे अंग्रेजी के शब्द आ जाते, तो अभी प्रैक्टिस चला थे। सबसे बड़े मोला लगते मोर जो ताकत है वो नियत है। नियत यहाँ मैं पैसा कमाए बर नहीं आया हूँ, मैं मन के सेवा करे बर आया हूँ। जैसे मोर गुरु है बोले, जैसे मोर धर्म बोलते और जैसे मोर संस्कार बोलते कि अब तुला सब कुछ मिले है दुनिया में, इज्जत मिले, अच्छा परिवार मिले, पैसा मिले, शिक्षा भी मिल गए। अब बारी है कि छत्तीसगढ़ के जो आदमी है वो मान ला इंजीनियर बनवाओ, डॉक्टर बनवाओ, IAS IPS तक वो पहुँचे। आज के जो जी, तो आप देख सत्ता का कार्यक्रम आप आरजे राम झाझर के साथ बने हुए हैं। हमारे साथ बने हुए हैं जसबीर सिंह जी, जो आप पार्टी से विधानसभा प्रत्याशी हैं बिल्हा विधानसभा से। ये कार्यक्रम आगे भी जारी रहेगा। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप बने रहिए आरजे राम झाझर के साथ। देखिए सिर्फ आरजे राम झाझर पर सवाल सत्ता के, सिर्फ घोषणाएं नहीं, चाहिए विकास का ठोस परिणाम। आपका एक बार फिर से पुनः स्वागत है आरजे राम झाझर में। कार्यक्रम है सवाल सत्ता का। हमारे साथ बने हुए हैं जसबीर सिंह जी और बिल्हा विधानसभा से आप पार्टी से विधानसभा प्रत्याशी हैं। और सवालों के सिलसिले को आगे बढ़ाने से पहले एक बार हम जसबीर सिंह जी से ये भी जानेंगे कि महिलाओं को लेके उनके द्वारा क्या कुछ किया जाना है, बच्चों को लेके और क्या कुछ वो सोच रहे हैं, आप पार्टी के द्वारा क्या क्या चीज़ें विशेष रूप से सोची जा रही है। क्योंकि आप पार्टी अक्सर देखा गया है सर कि डिजिटल एक अगर राजनीति हमको दिखती है तो डिजिटल राजनीति के रूप में आप पार्टी सामने आती है। आप व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, तमाम जो सोशल नेटवर्किंग साइट हैं वो सबसे पहले यूज़ करने वाली पार्टी बनी आप पार्टी, और यही वजह है कि उनको कम समय में बहुत ज़्यादा फेम मिला। जी, इसके बारे में। टेक्नोलॉजी का प्रयोग होना ही चाहिए। आज बहुत फास्ट हो गई है लाइफ। वो ज़माना अलग था जब चित्रकांत जायसवाल जी यहाँ थे और बिलासपुर में रहते थे, तब भी वो जीत जाते थे, सिर्फ नाम ही काफ़ी था। अब बहुत ज़्यादा कंपटीशन हो गया है। 20-20, 25-25 लोग विधानसभा का चुनाव लड़ते हैं, तो अपनी बात उन तक पहुँचाने के लिए बहुत कम समय मिलता है। तो अब हम लोग खुद भी, जैसे हमारे जितने साथी हैं फील्ड में, कई बार दिन में 4-5 जगह मैं व्हाट्सएप का वीडियो कॉल करता हूँ और उनसे बात करता हूँ। तो इस तरह हम टेक्नोलॉजी को यूज़ कर रहे हैं। और आपका जो एक सवाल था महिलाओं और बच्चों के लिए, तो हम लोग बच्चों के भविष्य के लिए शिक्षा को ही अपनी प्रायोरिटी मान रहे हैं। जिस तरह दिल्ली में शिक्षा और स्वास्थ्य, इन 2 विषयों पर हमने बहुत मेहनत की और बहुत सफलता भगवान की दया से पाई, वैसे यहाँ पर भी शिक्षा को बहुत अच्छा करेंगे। जो सरकारी स्कूल है जहाँ गैया भैंसी चल रही है, टूटी हुई अलमारी वो है खिड़कियाँ, और चारों तरफ पानी भरा हुआ है, पंखे चल नहीं रहे या पंखे हैं ही नहीं, बिजली भी नहीं है, तो पहले तो अच्छा माहौल
अच्छा स्कूल का बिल्डिंग एंड क्लीन रखेंगे। उसके बाद टीचर्स को भी, जैसे दिल्ली में फॉरेन में भेजा जा रहा है, सिंगापुर भेजा जा रहा है ट्रेनिंग के लिए, और यहाँ के शिक्षकों का ये हाल है कि 3 महीने से तनख्वाह नहीं मिली। तो उनको अच्छी तनख्वाह, जो कच्चे लोग हैं जो संविदा पे हैं उनको पक्की नौकरी, उनको ठहराव आ जाए ज़िंदगी में कि अब मेरे को 40 साल शिक्षा के ही क्षेत्र में रहना है और इसी में मेरे को एक्सेल करना है, तो वो अच्छे से फिर पढ़ाएगा। तो क्या लगता है आपको कि जो इनकी मांगें होती हैं, हमारा सैलरी आप बढ़ाइए, तो सरकार थोड़ा देर से ही सही लेकिन बढ़ाती है, बढ़ाने के बाद भी क्या आपको लगता है कि इनके शिक्षा में, दीक्षा में, इनके काम में वो क्वालिटी आती है? क्योंकि अक्सर ये देखा गया है कि आप जैसे आप तनख्वाह बढ़ाए, कुछ समय तक वो काम करेंगे, उसके बाद फिर से उनकी वही रणनीति हो जाती है और कुछ समय बाद वो फिर से बढ़ाने की बात करते हैं, मतलब संतुष्टि नाम की चीज़ नहीं है। तो आपका इसके ऊपर क्या राय है? ये एक्चुअली आधा सच आधा झूठ है। या तो पूरा ये सच नहीं है कि सभी टीचर्स ऐसे ही होते हैं, सभी शिक्षक ऐसे ही होते हैं, और ना ही पूरा झूठ है कि सभी शिक्षक बुरे हैं। तो इसका बीच का रास्ता निकलना चाहिए। जैसे राज कपूर जी बोलते हैं ना, द शो मस्ट गो ऑन। हमारी फैक्ट्री में भी लेबर हैं बहुत सारे, लेबर यूनियन हम इनकरेज करते हैं, लेबर यूनियन का लीडर हमारे साथ टेबल में बैठ के बात करता है, हमको बेहतर प्रोडक्शन देता है। तो टीचर्स के जो प्रतिनिधि हैं उनकी नीयत भाप लेनी चाहिए नेताओं को कि ये शोषण कर रहा है, ज़बरदस्ती का एक्सप्लॉइट कर रहा है, या जेन्युइन इनकी डिमांड्स हैं। काम करते करते उनकी जेन्युइन डिमांड्स को पूरा किया जाना चाहिए। ये हमारी नीयत है ना, हमारी नीयत है कि साहब एक हाथ आप बढ़िया सैलरी ले लीजिए, दूसरे हाथ फिर छट्टी के लिए बार बार छुट्टी मत मांगिए, दसगात्र के लिए, शादी के लिए नहीं, और किसी नेताजी के जाके पैर पड़ के ट्रांसफ़र की बात मत करिए कि मुझे अच्छे लोकेशन में करवा दीजिए, बच्चे मेरे शहर में पढ़ रहे हैं। जब आप जॉब की सारी शर्तें भरते हैं, सेवा होती है, फिर थोड़ा स्ट्रगल तो करना पड़ेगा, रिमोट एरिया में जाके पढ़ाना तो पड़ेगा ही, और अपने बच्चे को भी वहीं ले जाइए ना। शिक्षा इतनी अच्छी दीजिए कि उस स्कूल में आपका बच्चा भी पढ़ जाए, जहाँ जहाँ जिस स्कूल में आप जाएंगे आपका बच्चा भी वहाँ पढ़ता रहेगा। जी, तो एक चीज़ और इसमें ये है सर कि जैसे कि आप पार्टी डिजिटल पार्टी है और हर चीज़ों को आप पारदर्शी तरीके से सामने लाना चाह रहे हैं, तो अभी सरकार ने भी क्या किया, गांव-गांव में लोग शिक्षित हों ना हों, उन्होंने लैपटॉप बांटा, फिर उन्होंने आपके मोबाइल अभी बांटा, पॉम टॉप भी बांटे थे। तो ये जो मोबाइल का बांटना है, लैपटॉप का बांटना है, तो क्या आपको लगता है कि सरकार की नीति जो है वो भी डिजिटलाइजेशन की तरफ से है? और अगर वो बांट रही है तो क्या वो जो 10वीं पास या 10वीं फेल या 5वीं फेल जो बंदा है, या जो शिक्षा अर्जित ही नहीं किया है, वो चीज़ को यूज़ करेगा तो कैसे करेगा, क्या करेगा? इसके बारे में आप थोड़ा सा बताएं। देखिए, मोबाइल बांटना तो एक प्रलोभन जैसा ही था। लोग बहुत नाखुश हैं, ले जरूर रहे हैं, लेकिन कह रहे हैं कि हमको हमारा रोजगार दे देते, हम अपने पसंद का मोबाइल ले लेते। एक तो वो देना ही उनको बुरा लगा, लेकिन ले लिए। दूसरा, बहुत भारी भ्रष्टाचार हुआ है उसमें, अरबों रुपए लगे हैं। प्रायोरिटी कुछ और चीज़ होनी चाहिए थी और कुछ और ही उन्होंने बांट दिया। और जो बोलते हैं कि डिजिटल होते जा रहा है, तो मूलभूत अभी भी कट ऑफ है। एक B1 खसरा लेने के लिए जाना है किसी कॉमन सर्विस सेंटर में, CSC में, तो वहाँ फिर पैसे देने पड़ते, फिर वहाँ घूसखोरी है। तहसील कार्यालय में इन्होंने खोला, वहाँ कभी कनेक्शन नहीं है। वहाँ की जो ऑपरेटर, उन्होंने एक बार बोला रिचार्ज के पैसा दो, रिचार्ज का पैसा हमको खुद भरना पड़ता है। तो भ्रष्टाचार जब तक खत्म नहीं होगा, आप अच्छे से अच्छी योजना ले आइए, अच्छे से अच्छी कोई स्कीम ले आइए, वो सब ध्वस्त हो जाएगी। तो सबसे पहले नियत सरकार की साफ होनी चाहिए। उनके मंत्री और उनके जो अधिकारी हैं, जो अधीनस्थ हैं, वो लोग जब भ्रष्टाचार से मुक्त होंगे या इंटेंशन होगी कि भ्रष्टाचार खत्म करना है, तब सारी योजनाएं अच्छे से चलेंगी। सिर्फ बोलने से कि डिजिटल इंडिया हो गया, ये हो गया, कहाँ है बताइए? हमको तो B1 खसरा नहीं मिलता, नक्शा तो नहीं मिलता, बहुत चक्कर काटने पड़ते हैं। और आपकी पार्टी तो शुरू से डिजिटल चीज़ों के ऊपर ज़्यादा ध्यान देती है, तो ये इसको किस रूप में देखते हैं? कैसे ये हो पाएगा? कैसे हर चीज़ें पारदर्शी हो पाएंगी? कैसे एक गांव में बैठा हुआ जो गरीब किसान है, जो नागर जो उतरा है, और वो उसको आपके सरकार के द्वारा क्या कुछ किया जा रहा है, कौन कौन सी योजनाएं हैं, वो कैसे पता चल पाएगा? क्योंकि वो उसके पास शिक्षा के नाम पर कुछ भी नहीं है। तो ये कैसे होगा? गाँव में जब पटवारी बैठने लगेगा, अभी मुख्यालय में बैठता ही नहीं है, वहाँ एक ऑब्जर्वर बोलेंगे ना, भाई तुम इसको बोलोगे या थंब प्रिंट लगाएंगे, 9 बजे आएगा, 5 बजे जाएगा, बिल्कुल पैर उसका जमा हुआ है। अगर वो बाहर जा रहा है तो किसकी नापी में जा रहा है? जिसकी नापी में जा रहा है, जसबीर सिंह की जमीन की नापी में जा रहा है, जसबीर सिंह का नंबर वहाँ हो, बोर्ड पे लिखा रहे कि आज 4 नापी है, नापी के लिए 2 दिन या 1 दिन फिक्स हो। सिस्टम अगर हो और नियत साफ हो तो पूरा इंडिया चल ही रहा है। भगवान जी की कृपा है, कोई ना कोई सिस्टम है। सिस्टम बनाएंगे, सचिवों को बिठाएंगे, पटवारियों को बिठाएंगे। हम अभी आज तक अपने विधायक को कभी जनपद में टकराए नहीं, कभी SDM कार्यालय में टकराए नहीं, कभी किसी गांव के दौरे में टकराए नहीं। हमारा तो पहले से 3 महीने का प्रोग्राम रहेगा। इट विल बी ऑन द पेपर, ऑन द नेट, व्हाट्सएप में उपलब्ध रहेगा। जसबीर सिंह से मिलना है, पहले तो ये कार्यालय है, यहाँ आ जाइए, आपका प्रॉब्लम सॉल्व होगा। फील्ड में ही मिलना है तो किस दिन कौन से गाँव में मिलेगा वो पता चल जाएगा। तो दोनों तरफ से काम होगा। जी,
तो आपको क्या लगता है कि प्रशासन और राजनीति, क्योंकि दो चीज़ें हैं और दोनों के बेस पे ही आपका हर चीज़ें संचालित हैं, और दोनों अगर कहा जाए तो आपके गांव में हो चाहे शहर में हो, दोनों जड़ हैं आपका। प्रशासनिक बीट अलग होता है। वैसे ज़्यादातर मीडिया में और जो जानकार लोग हैं उनको यही लगता है कि देश को अगर कोई चला रहा है तो राजनीति नहीं चला रही है, उसको प्रशासन चला रहा है। जो आपका IPS ऑफिसर है, जो आपका IAS ऑफिसर है, उनके द्वारा संचालित हो रहा है। जो सरकारी नौकरशाह हैं उनके द्वारा संचालित किया जा रहा है। तो आपको क्या लगता है, राजनीति ज़्यादा इंपॉर्टेंट है या प्रशासन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है? क्योंकि ये दोनों के जो मुद्दे हैं वो कहीं ना कहीं क्लैश होते नजर आते हैं और एक दूसरे को ओवरलैप करने की कोशिश करते हैं। जैसे कि अभी हालिया में घटना घटा था, वो घटना के बारे में भी हम जिक्र करेंगे, लेकिन पहले आप इसके ऊपर थोड़ा सा आप बताएं। दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, दोनों को मिलकर देश की उन्नति के बारे में बात करना चाहिए। चार स्तंभ पे पूरा देश चल रहा है, बोलते हैं ना कि अधिकारी हैं, फिर उसके बाद कोर्ट है, फिर ये नेता लोग हैं और मीडिया है। तो अधिकारी और नेताजी तो अब एक हो गए, दोनों एक दूसरे की पीठ खुजा रहे हैं। और भाजपा केंद्र में भी, भाजपा यहाँ पे भी है, वो दोनों मिलकर खूब भ्रष्टाचार कर रहे हैं और कम एजुकेटेड लोग हैं। कांग्रेस के समय में मैं प्रेस करूंगा, भले वो दूसरी पार्टी है, कि कुछ एजुकेटेड और कुछ लेवल के लोग होते थे, लेवल का भ्रष्टाचार होता था, गरीब की रोटी नहीं छीन लेते थे। बड़े बड़े 2G 3G में हुआ पता भी नहीं चला, सामान हाथ में कुछ भी नहीं आया, लाइसेंस का भ्रष्टाचार हो गया। एक आम आदमी उससे अफेक्ट बहुत जल्दी नहीं हुआ। तो ये भाजपा के कारण ही आपको ऐसा लग रहा है कि अधिकारी चला रहे हैं, क्योंकि नेता सारे व्यापारी हैं इनके भाजपा के, और सिर्फ उनको पैसा पैसा, हर स्कीम में पैसा ही सूझता है। दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। आज कोर्ट में भी जाने को लोग डरते हैं, वहाँ पर भी केसेस इतने लंबे चल रहे हैं कि माननीय न्यायालय से कोई आशा नहीं है। आशा सिर्फ आपके चौथे स्तंभ पे है, मीडिया से, कि आप सच दिखाएं, आप सच दिखाएं, आप ना बिक जाएं। जैसे कई बार बोल रहे हैं ना, गोदी मीडिया हो रही है। आपके जैसे चैनल को हम अप्रिशिएट करते हैं कि एक आम आदमी पार्टी के भी बंदे का आप इंटरव्यू ले रहे हो, यानी कि सब स्पॉन्सर्ड हो और भाजपा के बड़े लोगों का और कांग्रेस के बड़े लोगों का आप कर रहे हैं। तो मेरे जो आपका सवाल था कि क्या ज़्यादा अच्छा है, दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। दोनों को मिलकर ये देखना चाहिए कि आम आदमी के जो भी योजनाएं हैं वो पूरी होनी चाहिए। अभी जैसे कि आपके पार्टी में ही, दिल्ली की अगर हम बात करें, केजरीवाल जी वहाँ पे अभी मुख्यमंत्री हैं। जब वो भी आपका केंद्र शासित प्रदेश है, वो अभी स्वतंत्र राज्य नहीं बना है, तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो उनके अंडर में नहीं है, और उन चीज़ों को अपने अंडर में लाने के लिए वो क्या है, आपके आंदोलन पे एक बार फिर बैठ गए थे कि जो पुलिस, जी, पूर्ण राज्य का दर्जा देने के लिए, कि पुलिस जो प्रशासन है वो केंद्र के द्वारा, केंद्र के अधीन है, वो अधीन राज्य के होने चाहिए, मेरे अंडर में होना चाहिए। क्यों? क्योंकि उनकी गाड़ियों को रोक लिया जाता है, उनके जो नेतागण हैं, उनके जो समर्थक लोग हैं, उनकी गाड़ियों को रोक लिया जाता है, उनके ऊपर चालानी कार्रवाई कर दी जाती है। तो वो मेरे अंडर में रहेंगे तो ये चीज़ें क्या है, हम बचा सकते हैं। मैं इसको लेकर इसलिए पूछ रहा था क्योंकि हमारे यहाँ भी क्या होता है कि एक छोटा सा भी अगर कहीं पर झगड़ा हो गया और वो अगर राजनीतिक पार्टी से बिलोंग करता है तो थाने में जाके वो प्रेशराइज करता है थानेदार को कि आप कंप्लेन दर्ज ना करें। सामने वाला विरोधी, सामने वाला दोषी हो या ना हो, लेकिन अगर वो राजनीतिक पार्टी से है तो अपने फेवर में वो उस केस को करने की कोशिश करता है, और अगर वो थानेदार नहीं करता है उसके फेवर में काम, तो उसका ट्रांसफर कर दिया जाता है या उसको फिर वहां से हटा दिया जाता है। इसके बारे में आपकी क्या राय है, ये कहाँ तक जायज़ है? देखिए, दोनों को बदलने की ज़रूरत है। मैं भी जब से आम आदमी पार्टी में हूँ और एक्टिव हूँ, मेरे भी काफ़ी सारे कार्यकर्ता कभी कभी फ़ोन करते, भैया ये 200 रुपये मांगा थे, मैं हेलमेट नहीं पहने हूँ, मैं कभी भी दखल नहीं देता। तो ये तो चेंज हो गया नेताओं में कि जो भी प्रशासनिक कार्य हैं गैर वाजिब दखल अच्छी बात नहीं है। दूसरा, अधिकारियों को भी क्या डरने की ज़रूरत है, ट्रांसफ़र ही तो कर देगा, फांसी तो नहीं चढ़ा देगा। तो ये तो ट्रांसफ़र के रूल्स में, और लड़े उस बात को कि साहब मेरा मियाद नहीं हुई थी ट्रांसफ़र की, मैंने इसका विरोध किया तो इसने ऐसा ऐसा करा दिया। लड़ने के लिए तो हर आदमी को तैयार रहना पड़ेगा अपने अधिकारों के लिए। वो अपने कंफर्ट में उसकी गलत बात को सुन लेता है और नेता और गलत बातें फिर करते जाता है। आम आदमी पार्टी के नेता होंगे तो वो बेवाजिब जो है वो दखल नहीं करेंगे, और अधिकारियों को भी यही बोलेंगे कि आप अच्छे से काम करिए, हम आपको फालतू दखल नहीं करेंगे, आप अच्छा परफॉर्म करके दीजिए, पुलिसिंग अच्छी करिए। जिस जगह हम बैठे हुए हैं इसी जगह रोड पे ये हाईवे है, नेशनल हाईवे है बिलासपुर रायपुर, तो इसमें कई सारी ट्रकें खड़ी रहती हैं। हमने कई बार जाके थाने में शिकायत की कि इनको हटाइए, इससे एक्सीडेंट होता है। वो बोलते हैं कि हमारे हाथ बंधे हुए हैं, नेताजी के फ़ोन आ जाते हैं, फलाने आ जाते हैं। ये सब चीज़ को बदलाव तो करना ही है जी। तो अगर आप प्रशासन बीट को उसको स्वतंत्र करना चाह रहे हैं कि वो आप जैसा अच्छा काम कर सकते हैं करें करके, तो एक चीज़ और मेरे जहन में एक सवाल आ रहा था। OP चौधरी सर की हम बात करें, अभी कलेक्टर थे वो, उनको वेल एजुकेटेड हैं, उस पद पे बैठे हुए हैं, उनको भी पता है कि बीजेपी की रणनीतियाँ क्या है, कांग्रेस की रणनीति क्या है और आप पार्टी की राजनीति क्या है। वो आपके साथ क्यों नहीं जुड़े सर? देखिए, अभी वो जैसे जुड़े तो हमारे प्रदेश के जो संयोजक हैं और जो हमारे साथी हैं लीगल वाले, उन्होंने बताया कि उन्होंने तो बहुत बड़ी ज़मीन का घोटाला कर दिया था, वो अपना फेस सेविंग के लिए भाजपा में गए। हमारे यहाँ कैसे आते?
यही बात है ना सर। अभी तो उनके ऊपर आरोप लगा हुआ है, अब उनको चैलेंज भी किया गया, आइए खुले मंच में आर्गुमेंट कर लेते हैं, डिस्कशन कर लेते हैं कि जो हमने आरोप लगाया है कि आपने ज़मीन की कुछ गड़बड़ की है, तो फिर वो कहाँ आए, तो वो कैसे आ जाते हैं? हमारे यहाँ तो स्वच्छ छवि के लोग आ रहे हैं जी। तो कहीं ना कहीं पे आप ओपी चौधरी सर की जो पर्सनालिटी है उसके ऊपर आप पार्टी ने बात निकाली है। देखिए मेरे ऊपर भी बहुत सारे आरोप लगेंगे आने वाले समय में, पर मैं उसको आंसर करूंगा। आरोप तो लगेंगे, ये तो बोलते हैं ना कि काजल की कोठरी है, तो आरोप तो बहुत लगेंगे, उसको आंसर करना पड़ेगा। गंदी राजनीति है, गंदी राजनीति है बोलते हैं, अच्छे लोग नहीं आएंगे तो गंदगी खत्म कैसे होगी? छोटे गंदे को दूर करने के लिए बड़ा गंदा आएगा और बड़ा गंदा आएगा, ऐसे नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे लोग आते जाएंगे। तो जो थोड़ी सी गंदगी है, खूब सारा साफ पानी मिला दो उसमें, तो वो पानी पीने लायक हो जाएगा। सही बात है ना? जी बिल्कुल। कांग्रेस के ऊपर जो घटित हुआ बिलासपुर में, आपके कांग्रेस भवन में जाके बीजेपी के द्वारा या पता नहीं किसके द्वारा आपके पुलिस वाले वहां पे जाके ताबड़तोड़ कार्रवाई करने लग गए, लाठीचार्ज किया गया, बड़े बड़े वहां पे हस्ती बैठे हुए थे, राजनेता बैठे हुए थे, उस सबको पीटा गया। इसके बारे में आपकी क्या राय है? क्या किसने किया होगा और क्यों किया होगा? क्या सोचते हैं इसके बारे में? ये बात तो बहुत ही निंदनीय है और ये दमन की कार्रवाई थी और हम बहुत दुखी हैं और हम इस बात के लिए तैयार हैं कि अगला नंबर अब हमारा है। तो ये जो दमन करने की कोशिश कर रहे हैं, हम लोग तो स्वतंत्रता सेनानी के खून वाले लोग हैं, दूसरी आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे हैं, हर चीज़ के लिए तैयार हैं। कोई कह रहा है कि उस पुलिस ऑफिसर को हमने नहीं बोला था, आईजी साहब, डीजीपी साहब, बड़े अधिकारी बोल रहे हैं, फिर कैसे किया? वो टाइम में ही पता चलेगा कि किसके ऑर्डर से किया। अगर वो अपनी स्वेच्छा से कर रहा है तो ऐसे को सस्पेंड कर देना चाहिए। किसी भाजपा के नेता के या जो रूलिंग पार्टी उसके नेता के इशारे पे कर रहा है तो भी वो गलत है। भाई अगर आपको डंडे ही चलाने थे तो जब वो घेर रहे थे, जब वो ईंट पत्थर या कचरा फेंक रहे थे, तब आपके पास अधिकार था। उन्होंने बैरिकेड तोड़ा, नियम तोड़ा, वहीं आप लाठीचार्ज कर देते, वहीं अरेस्ट कर लेते। वहाँ तो आपने अरेस्ट किया नहीं। जब वो जाके अरेस्ट कर रहे हैं कांग्रेस भवन में, मेरे को लगता है ये पहला इंसिडेंट होगा कि किसी राजनीतिक पार्टी के बिल्डिंग के अंदर घुस के वहाँ आप लाठीचार्ज करो। तब वो क्या कर रहे थे? क्या उनके पास कोई असला था, कोई शस्त्र थे? अनाउंसमेंट करते आप स्वेच्छा से अरेस्ट कर अपना दीजिए, नहीं तो हम अंदर आएंगे तो हम आपको पकड़ के अरेस्ट करेंगे। डंडे तब भी चलाने की जरूरत नहीं थी, 4-4 आदमी आते उठा के अरेस्ट कर देते। जिस तरीके से जो वीडियोस बाहर आई हैं, कोई आदमी गाड़ी में चढ़ रहा है तो भी उसको पीटे जा रहे हैं, तो मतलब गुस्सा निकाल रहे हैं, झुंझलाहट है। ठीक है, एक कॉमन मैन के लिए झुंझलाहट हो जाए, गुस्सा हो जाए, बट यू आर इन पुलिस, आपको बहुत धैर्य रखने की जरूरत है। आप अपनी गुंडागर्दी, दादागिरी आम आदमी के ऊपर नहीं चला सकते, और इसका जवाब इनको विधानसभा 2018 में होगा। हमने कसम खाई हुई है कि भाजपा को वैसे ही उखाड़ फेंकेंगे जैसे दिल्ली में आम जनता ने उसको उखाड़ फेंका था। हम नहीं उखाड़ फेंकने वाले, आम जनता उनको उखाड़ के फेंक देगी। जैसे वहां पर कांग्रेस की 15 साल से सरकार थी, उनको 0 नंबर दिया कि अब आपको एक भी सीट नहीं देंगे, गो बैक होम और आराम करो। वैसे ही आम आदमी जब जाग जाएगा ऐसे दमन की कार्रवाई के खिलाफ में, तो भाजपा को 0 सीट मिलेगी छत्तीसगढ़ में, और उन सबको बोलेंगे आराम करिए। तो क्या इस लड़ाई में जो उनके साथ अभी घटित हुआ है, इस लड़ाई में आप कांग्रेस के साथ खड़े होने वाले हैं जी? इसके बारे में एग्जैक्टली जहाँ पर कांग्रेस वाले खड़े हुए हैं वहाँ नहीं खड़े भी होंगे तो भी इस दमन के हम खिलाफ हैं। कल के दिन ऐसा होएगा कि कांग्रेस की सरकार है किसी प्रदेश में, वहाँ बीजेपी हेल्प में है, जैसे आज यहाँ पर विरोध में है ना, और उनके साथ ये मारपीट होती है तो भी आम आदमी पार्टी भाजपा के साथ खड़ी हो जाएगी। हम जिसके ऊपर भी दमन हो रहा है, जो भी कॉमन मैन है, हम उसके साथ हैं। दमन किसी का भी ना हो, शोषण किसी का भी ना हो, वो SC हो, ST हो, OBC हो, बीजेपी हो, कांग्रेस हो, दमन नहीं चलेगा। भगवान बुद्ध और गांधी जी के देश में हम लोग। तो जैसा आपने ST SCओं का जिक्र किया, तो एक सवाल और मेरे जहन में आया। अभी जो हालिया में पूरे देश में ये सवाल चल रहा है और ये आंदोलन, धरना प्रदर्शन बहुत अभी मार काट ये फैला हुआ है देश में, एट्रोसिटी एक्ट को लेके, ST SCओं के एक्ट को लेके, जिसमें अभी फेरबदल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कर दिया गया था, इसको लेके आपकी राय क्या है? क्या जो बदलाव सुप्रीम कोर्ट ने पहले किए थे वो सही हैं, या पूर्ववत जो बाद में कर दिया गया वो सही है? देखिए, कॉमन मैन की एनर्जी इन सब चीज़ों में वेस्ट नहीं होनी चाहिए। सरकार एक जिम्मेदार बॉडी होती है। कभी भी कोई ऐसा मुद्दा हो तो एक वाइट पेपर इशू होना चाहिए ताकि सही जानकारी, भले नेट के थ्रू हो, सभी को मिले। तो ये जितने सवर्ण लोग लड़े ये भी इल इन्फॉर्म्ड है, जो SC ST लड़े वो भी इल इन्फॉर्म्ड है। क्या चेंज हुआ, कितना हुआ, क्या हुआ, पूरी जानकारी पहुंच नहीं रही, एंड इट इज़ अंडर कंसिडरेशन। तो ये अच्छा भी है, बुरा भी है, और पहला इसका रूप अच्छा था कि अभी का रूप है वो थोड़ा सा एम्बिग्यूअस हो जाएगा। चेंज जरूरी है और इम्प्रूव होना चाहिए, हर चीज़ एक्सेल होनी चाहिए, इवॉल्व होनी चाहिए। हम उसके फेवर में, डिस्कशन होना चाहिए।
ठीक है सर, आपने सवालों का जवाब बहुत अच्छे तरीके से दिया और हम चाहेंगे कि जो बिला विधानसभा जो चुनाव है उसमें आप पार्टी का ही एक विधायक है चुन के आए और आप भारी मतों से विजित हूँ। और जाते जाते मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आप क्या अपील करना चाहते हैं बिला विधानसभा के जितने आपके वोट डालने वाले हैं, उन वोटरों को आप क्या कहना चाहेंगे, क्या सूचना देना चाहेंगे? जी, मैं बिला के ही जो जन सामान्य हैं उनके भरोसे ही आम आदमी पार्टी ने ये संकल्प लिया है बदलबो छत्तीसगढ़ का। तो हमारे बहुत सारे प्लान्स हैं जो हमने क्रियान्वयन करने हैं और बदलबो छत्तीसगढ़ के नारे के अनुसार इस बार बदल डालिए। आपने 20 साल से देख लिया, कभी ये पार्टी कभी वो पार्टी, और एक ही जाति विशेष के लोग लीडर बने हैं। आज पढ़े लिखे लोगों को जिनका जज्बा है कि देश के लिए कुछ करना है, प्रदेश के लिए कुछ करना है, अपनी विधानसभा के लिए कुछ करना है, उनको चुन के भेजिए जिनके पास प्लान हो, जिनके पास प्रोजेक्ट होगी कैसे वो काम करेंगे। थैंक यू जी। तो ये था कार्यक्रम सवाल सत्ता के और आज हमारे साथ उपस्थित थे जसबीर सिंह जी, आप पार्टी के बिला विधानसभा के विधानसभा प्रत्याशी। ऐसे ही जनप्रतिनिधियों से आपकी मुखातिब फिर से कराएंगे बहुत ही जल्द। बने रहिए आरजे राम झाझर के साथ। मैं हूं पुखराज सिंह, नमस्कार जी। देखिए सिर्फ आरजे राम झाझर पर सवाल सत्ता के। सिर्फ घोषणाएं नहीं, चाहिए विकास का ठोस परिणाम।